नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी में मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आपकी ये करंट अफेयर्स की पहली क्लास है। पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पर बात कर लिया था कि हमको पढ़ना कहाँ तक है, करंट कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे, उस पर हमने चर्चा कर लिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को अभी यहाँ रोकिए, पहले जाकर के उसको देखिए, क्योंकि उसको जब आप देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमको तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू कर लेते हैं। ये हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हम दिसंबर 2019 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारा जो पहला क्लास होगा वो दिसंबर 2019 के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगा जो यूपीएससी के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है। तो उनमें से जो पहला बिंदु हम ले रहे हैं वो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। एक वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक नाम का एक इंडेक्स है जो जारी किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। उससे किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है आपका वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। जलवायु जोखिम सूचकांक, ठीक है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, और ये 2019 का डेटा है ये। ठीक है, ये 2019 का डेटा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी के परीक्षा में, क्योंकि जो फॉरेस्ट वाला पेपर है वो भी साथ में होता है। तो यूपीएससी की मजबूरी हो जाती है कि ज़्यादा सवाल वो उस सेक्शन से पूछे। तो इसलिए हम कभी भी इन महत्वपूर्ण चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है 2019 में जारी जरूर हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट है आपकी 2020 की। ठीक है, दिसंबर में जारी हुआ है, लेकिन ये रिपोर्ट आपका है साल 2020 का। तो आपके क्वेश्चन में 2020 लिख करके आएगा, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जारी 2019 में हुआ है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो 2020 की है। ठीक है, इसका जो जारी करता है, जारीकर्ता जो है इनके, इस रिपोर्ट की जारीकर्ता जर्मन वॉच नामक एक संस्था है जो इसको जारी करती है। ठीक है, जर्मन वॉच नामक एक संस्था है जो इसको जारी करती है। अब इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है? तो इंडिया की रैंकिंग जो है 2020 में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 5 है। ठीक है, 5वीं रैंकिंग है इंडिया की। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सवाल इससे किस प्रकार बनेगा, ये तो इससे खबर के जैसा लग रहा है। तो सवाल इससे इस प्रकार बन के आता है। पहली चीज़ तो ये कि जारीकर्ता के बारे में ज़्यादा सवाल बनने की संभावना होती है। दूसरा होता है उसका रैंक। ठीक है, रैंक से भी सवाल जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि उसका जो है रैंक क्या है, और ख़ासकर इंडिया का रैंक, या जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या सबसे गंदा प्रदर्शन कर रहा है, उसका रैंक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जिसकी रिपोर्ट जो है आई, और जर्मन वॉच नामक एक संस्था है जो उसको जारी करती है। इस इंडेक्स को जारी करते समय जो आर्थिक नुकसान होता है उसको भी कवर किया जाता है। अब जो ये वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है, ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित कौन कौन सी चीज़ें जो इसके अंतर्गत आती हैं? तो जैसे मान लीजिए कोई आपदा आती है देश में, जैसे बहुत सारे तूफान आते हैं, जैसे ओखी चक्रवात आया, या जो है तितली, ये सारी जो चक्रवातें हैं, इनसे जो नुकसान होता है, इनसे जो आर्थिक नुकसान होता है, इन सारे मापदंडों को मापने के बाद में ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा रिपोर्ट।
इसके हम कैटेगरी बना करके अलग अलग अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स को कि ये पॉलिटिकल करंट है, ये इकोनॉमिक का करंट है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी बनाने में बहुत टाइम लगेगा और उसको आप अलग अलग करके उसका नोट्स बनाएंगे, वो एक बोझ का काम हो जाएगा। तो इसलिए हल्के से जो है कम कंटेंट को एक दिन में पढ़िए, लेकिन उसको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है। जो दूसरा प्रमुख मुद्दा है वो है WCCB से रिलेटेड, WCCB, ठीक है। देखो यूपीएससी का करंट कवर करने का मतलब ये नहीं कि आप ये जान लें कि वेनेजुला का राष्ट्रपति कौन बना, या आप ये जान लें कि पाकिस्तान में उसने नया कौन सा जो है मिसाइल दागा है, या भारत में नई कौन सी योजना आई है। इससे यूपीएससी का कोई ताल्लुकात नहीं होता है। यूपीएससी हमेशा संदर्भ को जानना चाहती है कि कोई चीज़, कोई घटनाक्रम अगर न्यूज में आया है तो उसका संदर्भ क्या है, आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बस यूपीएससी को इतना ही चेक करना होता है। तो WCCB से रिलेटेड एक मामला जो है सामने आया, तो मैंने सोचा कि इसको भी इसमें रखा जाए और उस पर बात की जाए, ताकि इससे सवाल बने तो आप उसको कवर कर पाएँ। अब WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो ये एक सांविधिक संस्था है, ये एक सांविधिक संस्था है। यूपीएससी से सवाल बहुत पूछती है। तो वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिन्हें संविधान में संशोधन करके जोड़ा जाता है। संवैधानिक संस्थाएं वो हैं जो संविधान के बनने के साथ साथ बनी थी, यानी कि वो जब संविधान बन रहा था तभी उनका निर्माण जो है हो गया था। लेकिन ऐसी संस्थाएं जो संविधान में संशोधन के बाद बनी हैं, उनको जोड़ा गया है, वो सांविधिक संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो सांविधिक संस्था है WCCB। एक आर्टिकल है 1972 का, वन्य जीव अधिनियम 1972, इसमें संशोधन किया गया और 4 सितंबर 2006 को WCCB यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड अस्तित्व में आया, ठीक है। 1972 के अधिनियम को संशोधन किया गया और उसके बाद में 4 सितंबर 2006 को ये क्या हुआ, लागू हो गया और ये अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब WCCB का काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। इसका काम यह है कि जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ के जानवर हैं, पशु हैं, जो उनसे या और भी पक्षी हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके संरक्षण के लिए काम करना। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनका शिकार किया जाता है व्यापारिक उद्देश्य से, पैसा कमाने के लिए। जैसे कि हाथी के दांत का, या जो है टाइगर को मारा जाता है उनके खाल को निकालने के लिए, या हाथियों को मारा जाता है, या जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आए दिन अखबारों में देखते होंगे कि तस्करी चल रही है यहाँ पर जानवरों की। तो इन सारे तस्करी को, इन सारे कानूनों को लागू करवाने के लिए एक संस्था है, और जो ऐसे हरकत करता है उनके खिलाफ जांच करती है, शिकायत करती है। ये बाकायदा एक संस्था का काम है, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो WCCB का मुख्यालय यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसके रीजनल सेंटर भी हैं, कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है और जालंधर में है। यानी कि इनके नहीं सॉरी जबलपुर में है, ठीक है, जबलपुर में। अब फैक्ट को देखना पड़ता क्योंकि ये फैक्ट जो है आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं। तो पहला है आपका जो इनका रीजनल है कोलकाता, दूसरा है आपका मुंबई, तीसरा है चेन्नई और चौथा है जबलपुर। ये चार जो है इसके रीजनल जो है मुख्यालय हैं, और जो इसका मेन मुख्यालय है वो कहाँ पर है,
दिल्ली में है, ठीक है। और जो इसके 4 उप मुख्यालय हैं वो कहाँ पर है? कोलकाता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है और जबलपुर में है, ठीक है। अब ये तो हो गया WCCB के बारे में बात, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये 2006 में आया था, तो ये आज इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? ये 2020 के प्री के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने जो है प्रतिबंध लगाया एक चीज़ पर, उत्तर प्रदेश, बिहार और इन कुछ स्टेटों में नेवले का जो है शिकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। नेवले का शिकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, नेवले का शिकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब नेवले का शिकार क्यों होता है? आप जिस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे ब्रश आते हैं जिनसे पेंटिंग का काम होता है, और भी बहुत तरीके के ब्रश आते हैं अलग अलग काम के लिए, तो अधिकतर ब्रश के निर्माण में नेवले के ऊपर जो उसके रोए होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए बहुत व्यापक स्तर पर उसकी तस्करी जो है शुरू हो गई थी, ठीक है। और जो नेवले हैं ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 में है, ठीक है, ठीक है। 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसकी अनुसूची 2 में है। ये अनुसूची 2 में है। तो इनको पकड़ना या इनका व्यापार करना ये क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि ये आपराधिक कृत्य है और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? WCCB का अधिकार है, ठीक है। तो ये पूरे इस शिकार को, इस जो है व्यापार को रोकने के लिए WCCB ने ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया, ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया, ठीक है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट। अब आप समझ गए होंगे कि मैं WCCB आपको क्यों पढ़ा रहा था। ऑपरेशन क्लीन आर्ट, तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट का मकसद था जो नेवलों की जो उनका व्यापार हो रहा था, गलत तरीके से उनको पकड़ रहे थे, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया। और किसने चलाया? WCCB ने, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो हमने इस न्यूज को भी समझ लिया जिसकी वजह से चर्चा में था, हमने इस संस्था को भी समझ लिया कि संस्था किस तरीके से काम करती है, इसका अस्तित्व क्या है, ये बना कि उसका मुख्यालय कहाँ है। अब इससे संबंधित कोई भी सवाल आए, वो चाहे IAS की परीक्षा में आए, चाहे PCS की परीक्षा में आए, आप खट से उसको हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला जो टॉपिक है आपका डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट, अब ये चर्चा में क्यों है? डीम्ड फॉरेस्ट, मैंने कहा कि मैं करंट पढ़ा रहा हूँ और करंट में उन मुद्दों को पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और UPSC में उससे सवाल आने की संभावना है। तो डीम्ड फॉरेस्ट क्या है और ये चर्चा में क्यों है? तो सबसे पहली बात कि चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड की जो सरकार है उसने एक नोटिस जारी करके डीम्ड फॉरेस्ट के परिभाषा को चेंज किया, ठीक है। डीम्ड फॉरेस्ट की परिभाषा को क्या किया इन्होंने? चेंज किया है। तो इसलिए ये क्या है? चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। अब डीम्ड फॉरेस्ट होता क्या है? डीम्ड फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है
जो ना राजस्व विभाग और ना वन विभाग के तहत भूमि जो है दर्ज हो और वहाँ पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ लगी हों, तो ऐसे फॉरेस्ट को डीम्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसका वर्णन ना तो वन विभाग के उस लिस्ट में हो और ना राजस्व विभाग के लिस्ट में हो, ठीक है, और वहाँ पर ये पेड़ हों और जो है झाड़ियाँ हों, तो उसको डीम्ड फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब डीम्ड फॉरेस्ट की परिभाषा उत्तराखंड सरकार ने बदली और इस परिभाषा को बदलने के कारण जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के 1996 के एक फैसले के आधार पर उसका खंडन किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से तय कर रखा है कि इस प्रकार से कोई जो है जंगल के परिभाषाओं को तय नहीं कर सकता है, और यह कहते हुए उत्तराखंड सरकार के इस नोटिस को खारिज कर दिया। उत्तराखंड सरकार का कहना था कि डीम्ड फॉरेस्ट वो हैं जो 10 हेक्टेयर या उससे अधिक जो है क्षेत्र में फैले हुए हैं और जिनकी कैनोपी की डेंसिटी 60% से अधिक है, उन्हें फॉरेस्ट माना जाएगा, ठीक है। डीम्ड फॉरेस्ट का ऐसा क्षेत्र जो इससे अधिक का है उसको फॉरेस्ट माना जाएगा। तो इसको इस परिभाषा को जो है नकारा गया। हालांकि इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है वो ये है कि उत्तराखंड में टूरिज्म के लिए लगातार वहाँ पर व्यापार टूरिज्म का बढ़ रहा है, तो बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ पर जाकर के व्यापार करना चाहती, वहाँ हेलीपैड बनाना चाहती हैं, होटल बनाना चाहती हैं, पार्क बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको जंगलों को काटना होता है, साफ करना होता है, तो उनको बहुत सारे जंगल के कानून खटकते हैं और वो राजनीतिक माध्यम से उसका सल्यूशन चाहते हैं। तो उसकी क्रोनोलॉजी ये थी, ठीक है। हो सकता है डीम्ड फॉरेस्ट से आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। ये कब चर्चा में था? दिसंबर 2019 में। अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका वैश्विक डेंड्रोक्रोनोलॉजी सम्मेलन। वैश्विक डेंड्रोक्रोनोलॉजी सम्मेलन, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी सम्मेलन, वैश्विक डेंड्रोलॉजी सम्मेलन, ये इसका आयोजन जो है लखनऊ में हुआ है। दिसंबर में लखनऊ में इसका सम्मेलन हुआ है, ठीक है। लखनऊ में इसका सम्मेलन हुआ है, वैश्विक डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, इसका सम्मेलन हुआ है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब होता है वृक्षों के वलयों का अध्ययन। वृक्षों के वलयों का अध्ययन, तो वृक्षों के वलयों के अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है वृक्षों के वलयों के अध्ययन को, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो है क्या महत्व है, तो इसका महत्व ये है कि ये भी किससे जुड़ा हुआ मुद्दा है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, जो कि यूपीएससी का क्या है, एक फेवरेट टॉपिक रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, वृक्षों के वलयों का जो अध्ययन है उससे उस क्षेत्र की वस्तु स्थिति का पता चल जाता है, चाहे उस क्षेत्र का जो मिट्टी कैसी है, उसमें उर्वरकता कितनी है, ये वृक्षों के वलय से पता चल सकता है, और उसी अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। अगर वलय मोटे हैं तो उस वर्ष संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति रही है, और अगर पतले हैं तो संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं रही है। यानी किसी वृक्ष के वलय को देख करके उस जगह की उर्वरता, संसाधन की उपलब्धता का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था वैश्विक डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ, ठीक है। इसमें एक टर्म है विचलन, हो सकता है कि यूपीएससी
यूपीएससी इससे ही सवाल पूछ ले तो उसको भी समझ लीजिए विचलन क्या होता है। गर्म और शुष्क जलवायु में शंकुधारी वृक्षों के वलयों की वृद्धि रुक जाने की घटना, ठीक है। तो गर्म और शुष्क जलवायु में, यानी कि जब जलवायु गर्म और शुष्क हो तो वहां पर शंकुधारी वृक्षों की वृद्धि का रुक जाना ही विचलन कहलाता है। देखिए यूपीएससी बहुत बार सवालों में घुमाती है, वो कई बार स्टेटमेंट के माध्यम से या सीधे लिख दे विचलन क्या है, 4 स्टेटमेंट नीचे लिख दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि गर्म एवं शुष्क जलवायु के कारण शंकुधारी वृक्षों के जो है वृद्धि में कमी को क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, हमने शायद 4-5 फैक्ट की चर्चा कर ली है। अगली क्लास में भी हम ऐसे 5-6 फैक्ट की चर्चा करेंगे और आप यकीन मानिए कि हम सितंबर के लास्ट वीक तक पूरा का पूरा करंट कवर कर लेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि अभी 10-15 दिन की क्लास में आपको पहले कवर करवाएंगे ताकि आप जो है अगस्त तक पहुंच जाएं। उसको थोड़ा तेज मैं करूंगा अगली कुछ क्लासेस से, ताकि आप जल्दी से उसको पीछे वाला कवर कर लें और जो कंटेम्प्रेरी में चल रहा है उसको साथ में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।